Assalamualaikum dear students. Today our topic is emotional and behavioral disorder. Obviously we are going to discuss educational psychology. That's where we will discuss which type of emotional and behavioral disorders are found in students. So first of all we are going to look the definition of behavioral and emotional and behavioral disorder. So first of all look the definition. A condition that is accompanied by one or more of the following characteristics over a long period and to more degree and that adversely affect the child educational performance. यानी इनमें से सारे सिम्टम्स भी हो सकते हैं. टोटल 5 सिम्टम्स है ना ये वाले, ठीक है. सारे भी हो सकते हैं, 3 to 4 सिम्टम्स भी हो सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड. देखो टेम्परेरी बेसिस पे हम नहीं कह सकते, वो आपकी इमोशनल स्टेट या कंडीशन भी हो सकती है. फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड अगर इस तरह का हो तो ये प्रॉब्लम होते हैं. कौन कौन सी हो सकती हैं? एन इनएबिलिटी टू लर्न दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय, यानी एक इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम भी नहीं है, सेंसरी प्रॉब्लम भी नहीं है, हेल्थ फैक्टर्स भी नहीं है, यानी उनके अंडर ना आता हो. इन स्पाइट ऑफ दिस वो प्रॉपरली लर्न ना कर सकता हो. वन सिम्टम. अनदर इज एन inability to build or maintain satisfactory interpersonal relationship with peers and teachers. The individual is unable to maintain their relationship with their peer groups, with their class fellows as well as with their teachers. Inappropriate type of behavior or feeling under the normal circumstance, यानी नॉर्मल कंडीशन में भी उसका बिहेवियर जो है वो मोस्टली दैट रिमेन awkward etc. A general pervasive mood of unhappiness or depression. Mostly individuals remain in the depressive system. A tendency to develop physical symptom or fear associated with personal or school problems. यानी a tendency to develop physical symptoms or fear associated with personal or school performance. यानी स्कूल परफॉर्मेंस का जब भी उन्हें कोई टास्क दिया जाता है या कुछ है तो उसमें सबसे ज़्यादा वो क्या करते हैं, वो उनके फिज़िकल सिम्टम शो हो जाते हैं. ठीक है, लाइक शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है. वो नहीं सिंपल कहते हैं पढ़ने का कहो तो बीपी लो है, शुगर लो है एक्सेट्रा, इस तरीके के. एक तो फिज़िकल रीज़न टेस्ट करवाएं, फिज़िकल रीज़न में ना आता हो तब. एडिशनल क्राइटेरिया हम इसमें क्या देखते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंस इंक्लूड स्किज़ोफ्रेनिया. ये लफ्ज़ शिज़ोफ्रेनिया नहीं होता, स्किज़ोफ्रेनिया होता है. अच्छा ठीक है. अच्छा उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, but does not apply to children who are socially maladjusted unless they are meet the other criteria for having an emotional disturbance. यानी इसमें हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह या इस तरह की हाई लेवल की बीमारियां जो हैं वो भी आ सकती हैं. और अगर आप डेफिनेशन को थोड़ा सा और इन्हांस करना चाहते हैं या ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाती है, इनएबिलिटी टू लर्न, द इंडिविजुअल इज़ नॉट एबल टू लर्न प्रॉपरली. सिम्टम्स किस चीज़ के आ जाते हैं, फियर्स ऑफ स्कूल प्रॉब्लम्स. यानी देखें वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक अ रॉयल रोड, अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ. ठीक है, यानी प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में होते हैं, बट द इंडिविजुअल हु हैज़ इमोशनल प्रॉब्लम, अगर उसको या बिहेवियरल प्रॉब्लम हमारे पास आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो स्कूल के प्रॉब्लम से घबरा के स्कूल जाना ही अवॉइड करते हैं. परवेसिव अनहैप्पीनेस या डिप्रेशन, ये उधर भी हमने अभी देखा कि डिप्रेशन होती है. इनअप्रोप्रिएट इन नॉर्मल सर्कमस्टेंस, यानी आम हालात में भी वो प्रॉपरली जो है वो नहीं कर सकता. इनएबिलिटी टू बिल्ड और मेंटेन रिलेशनशिप, अभी आपने पढ़ा था किसके साथ, विद देयर peers, with their teachers, with their families etc. अच्छा, इमोशनल प्रॉब्लम में हमारे पास 3 कंडीशन मस्ट मीट होनी चाहिए. एक हमारे पास आ जाता है कोरेनेस्ट्रे, क्रॉनिक, यानी कौन सी सिचुएशन में इधर इट इज़ द क्रॉनिक और नॉट आर एट्सेट्रा. ठीक है, क्रॉनिकली है तो किस सिचुएशन पे है, सिविरिटी है तो माइल्ड है या मॉडरेट है. एंड एजुकेशनल इम्पैक्ट, अगर एजुकेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो इन दैट केस हम लोग ये कहते हैं कि ये जो है वो इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स है.
काजेज़ अगर हम देखते हैं तो इसमें मेजर कॉजेज़ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, स्कूल सोसाइटी हो सकती है, एज वेल एज हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मेन सिम्टम्स आर मेन कॉजेज़ अगर आप देखें तो। इसके अलावा हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बिहेवियर की अगर बात हम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नलाइजिंग। एक्सटर्नलाइजिंग देखें, आपने सिर्फ डेफिनेशन की, ठीक है, डेफिनेशन के बाद आपने कहा कि 3 कंडीशंस होती हैं, उसके बाद आपने कहा फैक्टर्स कौन से हैं, उनको मैंने डिटेल में नहीं कहा बताया, ठीक है, आपके फैमिली के आगे हैं, आपके स्कूल्स के आगे हैं, और एज वेल एज बायोलॉजिकल भी आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ बिहेवियर। टाइप्स में सबसे पहले क्या आ जाता है, एक्सटर्नलाइजिंग। तो एक्सटर्नलाइजिंग क्या होती है, persistently aggressive or involve acting out and non-compliant behavior, यानी कॉन्टीन्यूसली विदाउट एनी स्पेसिफिक लॉजिक जो है तो वो इंडिविजुअल जो है दे शो द एग्रेसिव बिहेवियर। ऑफन आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्ट एंड ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। इनको आगे हम डिटेल में देखते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है। ये उससे भी बल्कि हमारा इससे प्रीवियस भी एक टॉपिक था कंडक्ट डिसऑर्डर का, जिसमें अवर एग्रेशन जो है एक इंडिविजुअल शो करता है। इंटरनलाइजिंग क्या करते हैं, ठीक है, बिहेवियर किस तरह के शो करते हैं, जब एक इंडिविजुअल को एनी सॉर्ट ऑफ इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा तो वो किस तरह के बिहेवियर शो करेंगे, या तो एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर शो करेंगे या इंटरनलाइजिंग। समटाइम इट मे भी हैपन कि दोनों को साथ कर सकते हैं। इंटरनलाइजिंग में आपके पास क्या है, इंक्लूड्स विड्रॉल, यानी विड्रॉ कर लेना, डिप्रेशन में जाना, एंग्जाइटी, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन एट्सेट्रा। ठीक है, ये अगर जो है वो इंटरनलाइजिंग में आ जाता है। अच्छा, आज का मेन जो आपका आ जाता है, देखें आपने डेफिनेशन देखी, कॉजेज़ देखी, टाइप ऑफ बिहेवियर देखे, अब आपके पास मेजर कैटेगरीज ऑफ इमोशनल एंड बिहेवियरल कंडीशन आ जाता है। हम ओवरऑल तो डिस्कस करें तो ये वाले तो इतने लंबे हैं कि पूरे के पूरे उसमें आप सिर्फ एंग्जाइटी डिसऑर्डर ही पढ़ो तो इंशाल्लाह आई थिंक 6-7 में आप लोग पढ़ोगे DSM, तो वहाँ पे देखोगे कि ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं दीज वर इन रियली डिटेल। लेकिन अभी हम सिर्फ एजुकेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जस्ट मेन चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, एंग्जाइटी क्या होती है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड डिसऑर्डर है। इसमें एक्सेसिव वरी और फियर। एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मेन चीज़ आप लोग हमेशा ज़िंदगी में याद रखो, ठीक है, दैट इज़ द एक्सेसिव वरीज, फियर एंड अनईजीनेस होती है। ठीक है, आगे ये नीचे इनकी टाइप्स है, इनको डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एंग्जाइटी का ये कर लो। एंग्जाइटी जो है उसमें क्या होती हैं, एक्सेसिव वरीज होती हैं, फियर होता है, अनईजीनेस होती है। अच्छा, इफ़ एनीवन आस्क यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, एक लम्हे के लिए पहले आंसर सोचो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। अभी मैं आपको खुद आंसर बता देती हूँ। एंग्जाइटी जो होती है वो हमारी होती है, रिलेट कर रही होती है, फ्यूचर ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, कि व्हाट विल बी हैपन विद अस। बच्चा स्कूल नहीं जाता, मैं जाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, ठीक है, अगर मैं पास ना हुआ तो क्या होगा, मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे में तो एबिलिटी नहीं है, मैं पास ही नहीं हो सकता, ये वो। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड, आर रिलेटेड टू द फ्यूचर। और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जर्नल सा देख लो। सेपरेशन एंड एंग्जाइटी, इस तरह के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि जिन फिगर्स के साथ वो अटैच हैं उनके बगैर वो रह नहीं सकते या आगे नहीं जा सकते। जनरलाइजिंग एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जनरलाइजिंग एंग्जाइटी हमारे पास ये होती है कि एक चीज़ को, यानी एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, देखो आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर निकले और बिल्ली ने आपका रास्ता काट लिया, ठीक है, और उसमें ये हुआ कि आपका अल्लाह ना करे बाई चांस जो है वो एक्सीडेंट हो गया या अल्लाह ना करे कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, तो जनरलाइज आपने क्या कर दिया कि जब भी बिल्ली रास्ता काटेगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, दैट इज़ द जनरलाइजिंग एंग्जाइटी। उसके बाद फोबिया होता है। फोबिया क्या होता है, इरेशनल फियर होता है।
उसके बाद आपके पास पैनिक डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। पैनिक डिसऑर्डर ये होता है कि सडनली टोटली ऑपोजिट रिएक्ट कर देना। उसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव ऑब्सेशन ये होता है दैट इज़ इररिलेवेंट थॉट्स होते हैं, ठीक है। और कंपल्शन क्या कहते हैं, वो आपको कंपेल करते हैं, फोर्स करते हैं कि यू शुड डू दिस एक्शन। माइंड में एक बात आई, कंपल्शन ने कहा आप करो और वो आप कर देते हो। जैसे ये जिन लोगों में नहीं होती है, आदत होती है बार बार हाथ धोना एटसेट्रा, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव में आता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, देखो अल्लाह ना करे किसी की लाइफ में अगर मिस हैप हो गया है या कुछ है तो उस वक्त उसको स्ट्रेस होना दैट इज़ द नेचुरल थिंग, ठीक है। लेकिन आफ्टर 3 मंथ या 6 मंथ वो इंडिविजुअल सेम उसी कंडीशन में है, उस इंसिडेंट को नहीं बोला, तो वो आपके पास आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आता है। पहला एंग्जाइटी था, दूसरा आपके पास मूड डिसऑर्डर आता है। मूड डिसऑर्डर क्या होते हैं, एक्सट्रीम डेविएशन ऑफ मूड। ये जो टॉपिक डेफिनेशन है इनको सही तरीके से याद करना। डेविएशन ऑफ मूड है इन ईदर डिप्रेस्ड और एन एलिवेटेड डायरेक्शन और सम टाइम इन बोथ डायरेक्शन एट द डिफरेंट टाइम। एक्सट्रीम डेविएशन ऑफ मूड, एक्सट्रीम डेविएशन क्या होती है, या तो बंदा बहुत ज़्यादा विदाउट एनी लॉजिक सैडनेस में चला जाता है, या सम टाइम विदाउट एनी स्पेसिफिक लॉजिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास इंक्लूड हो सकती हैं, इसमें डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन की वजह से क्या करता है, विच इफ़ेक्ट, डिप्रेशन किस पे इफ़ेक्ट करता है, आपके इमोशंस पे। इमोशन में क्या होती है, बिल्कुल डिस्गस्ट सी सिचुएशन रहती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, ठीक है। मोटिवेशन लेवल लो हो जाता है। फिज़िकल वेलबीइंग की जो है वो केयर नहीं की जाती है, ठीक है। थाट्स जो हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं। सुसाइडल आइडिएशन होते हैं, यानी बार बार ये ख्याल आते हैं कि आई एम फ्रूटलेस, नो एनीवन गिव अस इम्पोर्टेंस, आई हैवंट इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ एटसेट्रा, ठीक है। इस तरह की सुसाइडल आइडिएशन आती है। और बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। डिप्रेशन और बाइपोलर ये देखो, यूनिपोलर में या तो एक बंदा जो है डिप्रेसिव में होगा या मैनिक होगा। मैनिक बोलते हैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड, ओवर रिएक्ट करना, ठीक है। और जो दूसरा आप लोगों के पास आ गया बाइपोलर आ गया, तो बाइपोलर आपके पास क्या है, इसमें दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। एक बंदा 1 घंटे के लिए जो है वो डिप्रेसिव मूड में है, 1 घंटे के बाद नॉर्मल रहेगा, उसके बाद जो घंटा आएगा उसमें वो जो है वो क्या बन जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एग्रेसिव हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा अवर, यानी एक वक्त डिप्रेस है तो दूसरे वक्त अवर हो जाएगा। ये बाइपोलर। बाई का मतलब लफ्ज़ी होता है 2 और यूनी का मतलब होता है 1। सिर्फ इतना सा याद रखना। मूड डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं, एक होता है यूनिपोलर और दूसरा होता है बाइपोलर। यूनिपोलर में एक वक्त में एक ही सिचुएशन होगी, या तो बंदा डिप्रेसिव होगा या मैनिक होगा। बाइपोलर में ये है कि वो जंप करेगा, कभी मैनिक होगा कभी डिप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज़ द ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। इसमें क्या होते हैं, पैटर्न ऑफ नेगेटिविस्ट, यानी एक्सट्रीम पे आप कुछ भी कर लें उस बंदे के लिए, जितनी भी आप जैसे कहते हैं ना उसके गिले शिकवे दूर करें, इंस्पाइट ऑफ दिस उस बंदे को गिला शिकवा रहता है और वो हमेशा जो है दैट इज़ ही और शी इज़ इन द नेगेटिव स्टेज। नेगेटिव ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर की मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है, नेगेटिव होते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर होता है उनका टुवर्ड अदर, हमेशा हॉस्टिलिटी में जेलेसी में रहते हैं, ठीक है। डिसोबीडियंट होते हैं, अगर किसी से मतलब की हद तक से ही रहते हैं, जैसे उनका मतलब ख़त्म होता है वो डिसोबीडियंट जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, डिसोबीडियंट होने के साथ साथ जो है और आप लोगों के पास क्या आ जाता है कि एंड डेफिएंट बिहेवियर, ठीक है। और हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं इसकी, जो डेफिएंट बिहेवियर आप लोगों का होता है दैट इज़ आर्गूमेंटेटिव, विदाउट एनी लॉजिक दे गिव द आर्ग्यू ईच एंड एवरीथिंग को वो आर्ग्यू करते हैं, बजाय इसके दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लॉस ऑफ टेम्पर होता है, आर्गूमेंट्स विद एडल्ट होते हैं, अभी जो हमने ऊपर डेफिएंट में पढ़ा था, इरिटेबिलिटी होती है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है विंडिएक्टिवनेस होता है, स्वेरिंग एंड यूजिंग
ऑब्सेंटीज होता है, ब्लेमिंग अदर्स फॉर मिस्टेक एंड मिसबिहेवियर होता है, एंड लो सेल्फ स्टीम। बस मेन आप लोगों ने ऊपर जो चीज़ देखी, नेगेटिव होते हैं, हॉस्टाइल बिहेवियर होता है, डिसोबीडियंट होते हैं, एंड डेफेंट बिहेवियर इनका होता है। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाता है दैट इज़ conduct disorder. We had already discussed conduct disorder in detail. Again, you can see the definition of this: a persistent pattern of antisocial behavior that significantly interfere with other rights or with schools and communities behavior. ठीक है, कंडक्ट डिसऑर्डर में आप लोगों के पास मोस्टली क्या है, दैट इज़ देयर एंटी सोशल बिहेवियर आ जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास इसमें क्या चीज़ आ जाती है कि एग्रेसिव कंडक्ट होता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रैक्शन, दूसरे की चीज़ों को तबाह करके देख फील रिलैक्सेशन आ जाता है, डिसाइडफुलनेस आ जाता है, यानी डिसीव करना, धोखा देना, हर चीज़ में वो इस चीज़ को दे फील प्लेयर जब किसी को धोखा देते हैं, सीरियस रूल्स वायलेशन आ जाते हैं। ठीक है, ये कंडक्ट डिसऑर्डर आ गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया। ये देखो, डिसऑर्डर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं न्यूरोटिक होते हैं, एक साइकोटिक होते हैं। न्यूरोटिक में इंटेंसिटी लेवल थोड़ा सा कम होता है, बंदे का आम दुनिया के साथ रब्ता होता है, लेकिन उसके कुछ बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। दूसरा आपके पास है साइकोटिक। साइकोटिक में एक इंडिविजुअल का जो है उससे रब्ता नहीं होता है, जिसे कहते हैं ना कि रियलिटी से कांटेक्ट नहीं होता, एक्सट्रीम फॉर्म पे होते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, अ डिसऑर्डर इन विच पीपल टिपिकली हैव 2 और मोर द फॉलोइंग सिम्टम्स। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन आप लोगों ने इंट्रो में पढ़ा था। हेलुसिनेशन ये होता है एबिलिटी टू परसीव इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अनएबल टू परसीव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी चीज़ आपके सामने है, आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे हो, और नहीं है तो उसको परसीव कर रहे हो। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ऑडिटरी भी हो सकता है, स्मेल से रिलेटेड भी हो सकता है, एट्सेट्रा। विड्रॉल होते हैं, ये दुनिया से जिसे कहते हैं ना, इनको दुनिया में इंटरेस्ट नहीं होता। डिलीजेंस, बार बार इन्हें बुरे अजीब से ख्याल आते रहते हैं। इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर, ये चीज़ों को इन्जॉय नहीं करते। लॉस ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी, इनका रियलिटी के साथ कांटेक्ट नहीं होता है। और क्या है, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, इनकी स्पीच जो है वो मोस्टली डिसऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है हम ओके स्टूडेंट्स, इट्स इनफ, बेस्ट ऑफ लक। एक्चुअली इसको अगर आगे पोस्ट करते हैं तो ये बहुत ही डेप्थ में चला जाता है। ठीक है, तो इट इज़ आवर मिनी पार्ट ऑफ our one chapter. So today this chapter is completed now. Inshallah tomorrow we will discuss next chapter. Best of luck.